नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और ब्लैक एंड व्हाइट में आपका स्वागत है। आज सबसे पहले हम आपको ग्रामीण भारत की सबसे बड़ी खबर दिखाएंगे। जो लोग शहरों में रहते हैं उन्हें इसके बारे में शायद ज्यादा जानकारी नहीं होगी, लेकिन असली भारत गांव में बसता है। क्या आप जानते हैं कि पिछले 3 महीनों में हमारे देश में 50,000 से ज्यादा गाय मर चुकी हैं। इसका कारण है गायों में फैलने वाली एक नई बीमारी जिसका नाम है लंपी वायरस। आप कह सकते हैं कि ये एक तरह से गायों का कोरोना वायरस है, जिसकी वजह से हमारे देश का डेयरी उद्योग और हमारे देश के किसान इस समय बहुत बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं। गांवों में बहुत सारे लोगों ने डर के मारे दूध पीना छोड़ दिया है। आज हम आपको बताएंगे कि इस बीमारी के फैलने के बाद आपके घर में आने वाला दूध कितना सुरक्षित है। इसके बाद हम इस बात का विश्लेषण करेंगे कि आजादी के 75 वर्षों के बाद भी अंग्रेजों की गुलामी के चिन्ह हमसे छूटते क्यों नहीं। एक नए फैसले के तहत भारतीय नौसेना के ध्वज पर लगने वाले अंग्रेजों के जमाने के निशान को अब बदला जाएगा और अब भारत एक आजाद देश की तरह अपनी नौसेना का नया चिन्ह खुद तय करेगा। आज आपको भारत की नौसेना और उसके ध्वज की पूरी कहानी हम आपको बताएंगे और आखिर में आपको बताएंगे कि एक नई आरटीआई से पता चला है कि प्रधानमंत्री मोदी का खाने पीने का सारा खर्च वो भारत सरकार की नहीं बल्कि अपनी जेब से देते हैं। ये प्रधानमंत्री मोदी के सादे जीवन का एक और अध्याय है और इसके अलावा भी प्रधानमंत्री मोदी का जो लाइफस्टाइल है उसके बारे में शायद आपको पता नहीं होगा। आज वो सारी बातें हम आपको बताएंगे। हमारे देश में जब भी गौ हत्या के मुद्दे पर बात होती है तो इस पर जबरदस्त हंगामा होता है। संसद से लेकर सड़क तक इस मुद्दे को लेकर विरोध प्रदर्शन किए जाते हैं और सरकारों द्वारा भी इस पर बहुत चिंता जताई जाती है। आज हम आपको एक ऐसा मुद्दा बताने वाले हैं, ऐसी खबर बताने वाले हैं जो ग्रामीण भारत की सबसे बड़ी खबर है। असल में हमारे देश में भी 2 भारत हैं, एक भारत है और दूसरा इंडिया है। इंडिया शहरों में बसता है और भारत गांव में बसता है और ये गांवों की सबसे बड़ी खबर है। क्या आप जानते हैं कि पिछले 3 महीनों में एक वायरस की वजह से हमारे देश में कम से कम 50,000 गायों की मौत हो चुकी है और लाखों गायें इस समय बुरी तरह से प्रभावित हैं। यह खबर भारत के गांवों की इस समय की सबसे बड़ी खबर है, लेकिन दुख की बात यह है कि शहरों के मीडिया में इसकी चर्चा तक नहीं हो रही। जबकि हकीकत यह है कि जिस तरह कोरोना वायरस ने इंसानों पर अपना कहर बरपाया था, ठीक उसी तरह से यह वायरस भी गायों समेत दूसरे पशुओं को बुरी तरह से प्रभावित कर रहा है। आप कह सकते हैं कि एक तरह से यह पशुओं में फैलने वाला कोविड जैसी एक महामारी है, जिसकी वजह से लाखों गाय इस समय आइसोलेशन में हैं और भारत का डेयरी उद्योग और हमारे किसान बुरी स्थिति में है। हमें लगता है कि जिस वायरस से हजारों गायें मर चुकी हैं और 2 करोड़ से ज्यादा किसान परिवार जिससे सीधे तौर पर प्रभावित हैं, उससे बड़ी खबर आज की तारीख में असली भारत के लिए हो नहीं सकती और असली भारत गांव में बसता है। इसलिए आज हम आप तक ये खबर पहुंचा रहे हैं ताकि देश का ध्यान इस वायरस की तरफ आ सके और आप सब इसके बारे में जान सकें। इस बीमारी को लंपी स्किन डिजीज या लंपी वायरस कहते हैं और ये कैप्री पॉक्स नाम के एक वायरस से फैलने वाली बीमारी है। कैप्री पॉक्स उसी वायरस फैमिली से आता है जिससे स्मॉल पॉक्स और मंकी पॉक्स जैसी बीमारियां होती हैं और अब तक गाय और भैंस जैसे मवेशियों में ही इस बीमारी के मामले मिले हैं। कुछ राज्यों में इस तरह की अफवाहें भी हैं कि इस बीमारी से इंसान भी संक्रमित हो रहे हैं, लेकिन ये बात पूरी तरह से गलत है। भारत सरकार के मुताबिक अब तक इंसानों में इस बीमारी का एक भी मामला नहीं मिला है, लेकिन गायों और भैंसों में यह वायरस बहुत तेजी से फैल रहा है और इस वायरस में गाय के शरीर पर गांठें बनने लगती हैं और धीरे धीरे ये गांठें बड़ी होती चली जाती हैं और फिर इन गांठों में एक घाव बन जाता है, जिससे कई गायों के इलाज के दौरान ही गायों की मौत हो जाती है। इससे आप समझ सकते हैं कि यह वायरस राजस्थान में कितना गंभीर है। राजस्थान के बाद पंजाब में इस वायरस से सबसे ज्यादा 10,000 गायें मरी हैं। गुजरात में 3,800, हरियाणा में 833, हिमाचल प्रदेश में 513, उत्तराखंड में 92, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में 8 और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी 29 गायों की मृत्यु इस वायरस से हुई है। इसके अलावा कुछ रिपोर्ट्स में बताया गया है कि गुजरात में हर दिन 30 से 40 गायों की मौत इसकी वजह से हो रही है और उत्तर प्रदेश की गौशालाओं में भी यह संक्रमण अब तेजी से फैल रहा है। सरकारी एजेंसियों का कहना है कि भैंस और दूसरे मवेशियों की तुलना में गाय इस वायरस से ज्यादा प्रभावित हो रही हैं, क्योंकि गायों की जो इम्यूनिटी होती है वो इनसे कमजोर होती है। यह संक्रमण
मच्छर, मक्खी और खून चूसने वाले दूसरे कीड़ों की वजह से फैलता है। असल में जब मच्छर और मक्खी किसी संक्रमित गाय पर बैठते हैं तो यही इस बीमारी को दूसरे स्वस्थ पशुओं में ट्रांसफर कर देते हैं, जिससे यह वायरस बहुत तेजी से फैल रहा है। राजस्थान और गुजरात में इस साल सबसे ज्यादा बारिश हुई है, इसलिए वहां मच्छर और मक्खी बहुत ज्यादा हैं, जिसकी वजह से यह बीमारी वहां ज्यादा फैल रही है। इसके अलावा संक्रमित गायों का इलाज कर रहे डॉक्टरों का कहना है कि यह बीमारी कोविड की तरह ही बहुत तेजी से फैलती है और इसकी मृत्यु दर 5 से 10% के बीच बताई जा रही है। यानी अगर 100 गायें इससे संक्रमित होती हैं तो उनमें से कम 5 या 10 गायों की मृत्यु निश्चित है। लंपी वायरस नाम की यह बीमारी नई नहीं है, बल्कि यह बीमारी 93 वर्ष पुरानी है, क्योंकि इसका सबसे पहला केस वर्ष 1929 में जाम्बिया में मिला था। इसके बाद 2019 में यह बीमारी बांग्लादेश में फैली थी और उसी साल पश्चिम बंगाल और ओडिशा इस वायरस की वजह से परेशान हुए थे और वहां पर इस वायरस का पहला मामला रिपोर्ट हुआ था। लेकिन यह बीमारी इस साल के अप्रैल महीने में तेजी से फैलनी शुरू हुई, जब गुजरात के कच्छ में स्थित गौशालाओं में कुछ गाय इससे संक्रमित हुई। फिलहाल संक्रमित गायों में इस बीमारी के लक्षण दिखने में 4 से 14 दिनों का समय लगता है, जिसे इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं। नोट करने वाली बात यह है कि गायों में भी जो क्रॉस ब्रीड नस्ल की गायें हैं उनमें इस बीमारी का सबसे ज्यादा प्रभाव है, यानी वो सबसे ज्यादा प्रभावित हो रही हैं, जबकि हमारे यहां की देसी गायों में इस बीमारी का प्रभाव उतना नहीं है। अब आज की सबसे खास खबर आपके लिए, एक नई आरटीआई से यह पता चला है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का खाने पीने का सारा खर्च वो भारत सरकार की नहीं बल्कि अपनी जेब से देते हैं। यह प्रधानमंत्री मोदी के सादे जीवन का एक और अध्याय है जो कि आज हम आपको बताने वाले हैं। एक आरटीआई में प्रधानमंत्री मोदी के ऊपर होने वाले उनके खाने पीने के खर्च को लेकर सवाल पूछा गया। इस बारे में केंद्रीय सूचना अधिकारी ने जवाब दिया कि रसोई गैस से लेकर राशन के सामान तक का सारा खर्च प्रधानमंत्री मोदी निजी तौर पर उठाते हैं और इसके लिए वो सरकारी फंड से पैसा नहीं लेते। तो बड़ी बात यह है, वो ये कहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जो हैं वो अपने खाने पीने का पूरा खर्चा खुद अपनी जेब से देते हैं, सरकार से नहीं लेते। आमतौर पर प्रधानमंत्री पद पर आसीन व्यक्ति का सारा खर्च केंद्र सरकार की ही जिम्मेदारी होती है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी इस मामले में अलग सोच रखते हैं और वो अपने खाने पीने के खर्च को अपनी जेब से ही देते हैं। पिछले साल 2021 में संसद की कैंटीन में दी जाने वाली सब्सिडी बंद कर दी गई थी। संसद की कैंटीन में सांसदों और मंत्रियों के लिए खाने पीने की चीजें बहुत सस्ती हुआ करती थी, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी की पहल के बाद इस सुविधा को भी बंद किया गया था। इससे पहले एक आरटीआई में प्रधानमंत्री मोदी के कपड़ों के खर्च को लेकर भी सवाल पूछे गए थे। तब यह जानकारी मिली थी कि वो अपने कपड़ों का खर्च भी खुद उठाते हैं, इसके लिए वो सरकारी फंड का इस्तेमाल नहीं करते। बहुत से लोग समझते हैं कि प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी के अकाउंट में बहुत पैसा होगा। 2020 में प्रधानमंत्री मोदी अपनी संपत्ति के बारे में जो उन्होंने जानकारी दी थी, उसके अनुसार उनके पास 2,85,00,000 रुपए की संपत्ति है। 30 जून 2020 को उनके बैंक अकाउंट में सिर्फ 3,38,000 रुपए थे। इसमें से 1,60,000 रुपए की एफडी शामिल थी और इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी के पास 31,450 रुपए कैश थे। प्रधानमंत्री मोदी ने जब दिल्ली के 7 लोक कल्याण मार्ग यानी प्रधानमंत्री आवास में जब शिफ्ट किया तो उन्होंने देखा कि इस पूरे मकान में जो प्रधानमंत्री आवास है बहुत ज्यादा सामान उसमें था और वो सादगी से रहना पसंद करते हैं, उन्हें इतने ज्यादा सामान की आवश्यकता ही नहीं थी। तो उन्होंने उस पूरे प्रधानमंत्री आवास की सबसे पहले सफाई कराई और उस सफाई के दौरान कुल मिलाकर 12 ट्रकों में सामान भरकर प्रधानमंत्री आवास के बाहर भेजा गया। सोचिए कितना सामान उन्होंने खाली किया होगा। 12 ट्रक सामान उन्होंने प्रधानमंत्री आवास से पहले निकलवाया और उसके बाद उन्होंने लगभग उसे खाली ही कर दिया था और तब उन्होंने उसमें एक कमरे में रहना शुरू किया। यह वो सामान था जो पहले के प्रधानमंत्रियों ने प्रधानमंत्री आवास में रखा हुआ था। और अब आखिर में आज गणेश चतुर्थी है। आज से अगले 10 दिनों तक देश भर में गणेश उत्सव मनाया जाएगा। आप सबको सबसे पहले तो उसकी बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। कोरोना महामारी के बाद इस साल गणेश चतुर्थी इतने धूमधाम के साथ मनाई जा रही है। उनके पास हाथी के समान बड़े बड़े कान हैं जो हमें यह सिखाते हैं कि दूसरों की बातों को बड़े ध्यान से और धैर्य के साथ सुनना चाहिए, क्योंकि सीखने की पहली सीढ़ी है अच्छी और ज्ञान की बातें सुनना। आज के जमाने में आप ये भी कह सकते हैं कि सफलता की नई सीढ़ी है फीडबैक लेना। आप जो भी काम करते हैं
आपको फीडबैक लेना बहुत आवश्यक है और वो फीडबैक आपको इन्हीं कानों से मिलेगा। गणेश जी के लंबे कानों को लेकर यह भी कहा जाता है कि वो सुनते सबकी हैं, फिर भी अपनी बुद्धि और विवेक से ही फैसला लेते हैं। गणेश जी की बड़ी आंखें दूरदृष्टि रखने और लक्ष्य पर टिके रहने की सीख देती हैं। यानी दूरदृष्टि के साथ लक्ष्य निर्धारित करें और उसके बाद उस पर पूरा फोकस बनाकर रखें। लक्ष्य से कभी भटकना नहीं चाहिए। गणेश जी का छोटा मुंह यह बताता है कि हमें कम बोलना चाहिए, दूसरों से कम अपेक्षा रखें, तभी हमारी प्रगति संभव है और तभी आप खुश रहेंगे। गणेश जी का मोटा और बड़ा पेट आपको यह बताता है, जिसे हम लंबोदर भी कहते हैं। इससे यह संदेश मिलता है कि वो हर अच्छी और बुरी चीज को पचा सकते हैं और किसी बात पर सोच समझकर ही फैसला लेते हैं। हमें भोजन के साथ बातों को भी पचा लेने की कला सीखनी चाहिए, सुख को और दुख को भी पचाने की कला सीखनी चाहिए और रहस्यपूर्ण बातों को अपने तक ही सीमित रखना चाहिए। कहा जाता है कि भगवान गणेश को मोदक यानी लड्डू बहुत प्रिय हैं। इसके पीछे यह तर्क है कि जब ज्ञान, बुद्धि, मेहनत और समर्पण से कोई काम करते हैं, उसका परिणाम सफलता की मिठास के रूप में जरूर मिलता है। इसके अलावा अपनी सफलता को दूसरों की भलाई में लगाकर इसे प्रसाद के रूप में बांटना भी चाहिए। और अब आखिर में आज का इतिहास। वर्ष 1920 में आज पहली बार किसी रेडियो स्टेशन से समाचारों का प्रसारण हुआ था। अमेरिका के डेट्रॉइट में 8MK रेडियो स्टेशन के नाम से इस स्टेशन की शुरुआत हुई थी। वर्ष 1955 में आज शिकागो में सौर ऊर्जा से चलने वाली पहली गाड़ी का प्रदर्शन किया गया था। हालांकि ये गाड़ी सिर्फ 15 इंच लंबी थी, लेकिन इसके जरिए सौर ऊर्जा को इलेक्ट्रिक करंट में तब्दील करने की प्रक्रिया को दिखाया गया था। सन मोबाइल नाम की इस गाड़ी को जनरल मोटर्स ने बनाया था। 1897 में आज थॉमस एल्वा एडिसन ने किनेटोस्कोप का पेटेंट करवाया था। किनेटोस्कोप दुनिया का पहला फिल्म प्रोजेक्टर था जिसमें एक वक्त पर एक व्यक्ति ही किनेटोस्कोप के ऊपर लगे एक पीप होल व्यूअर के जरिए फिल्म देख सकता था। हालांकि किनेटोस्कोप मूवी प्रोजेक्टर नहीं था, लेकिन इसने सिनेमैटिक प्रोजेक्शन की नींव रख दी थी। सिनेमा के इतिहास में यह तारीख बहुत खास महत्व रखती है। आज ही के दिन वर्ष 1919 में मशहूर लेखिका अमृता प्रीतम का जन्म हुआ था। उन्होंने करीब 100 पुस्तकें लिखी, जिनमें उनकी चर्चित आत्मकथा रसीदी टिकट भी शामिल है। अमृता प्रीतम साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित होने वाली पहली महिला थी। इसके अलावा उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार, पद्म भूषण और पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया था। और आखिर में आपके लिए अमृता प्रीतम की शानदार पंक्तियां। एक बार उन्होंने लिखा था, मेरी नजर में अधूरे खुदा का नाम इंसान है और पूरे इंसान का नाम खुदा है।